1 मिनट में पूरी खबर बताने का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मिरांडा हाउस में एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। दरअसल एनएसयूआई की कार्यकर्ता जबरदस्ती दूसू चुनाव प्रचार के नाम पर गेट पर तोड़फोड़ कर रहे थे और मिरांडा हाउस में एंट्री लेते हैं और दादागिरी अपनी दिखाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मिरांडा हाउस में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता दादागिरी दिखाते हुए मिरांडा हाउस में एंट्री लेते हैं और जमकर नारेबाजी करते हैं। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई के प्रत्याशी रौनक खत्री के साथ कार्यकर्ता गेट तोड़कर बड़ी संख्या में अंदर जाते हैं और दबंगई दिखाते हैं। इस मामले पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दूसू सचिव पद की प्रत्याशी मित्र वृंदा करणवाल ने कहा कि एनएसयूआई का महिला विरोधी चरित्र एक बार फिर सामने आया है। जिस तरीके से मिरांडा हाउस में गेट तोड़कर जबरदस्ती एनएसयूआई के कार्यकर्ता घुसे हैं, उससे डीयू में छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। डीयू की छात्राएं इस तरह के हिंसक और शर्मनाक कृत्य को मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर करारा हमला बोला है। कंगना के वापस लिए जा चुके कृषि कानूनों की वापसी की वकालत करने वाले बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रखा है, एक बीजेपी सांसद या फिर प्रधानमंत्री मोदी। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान के बाद राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया गठबंधन अन्नदाताओं के खिलाफ बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। बता दें, कंगना का बयान बीजेपी के लिए असहज करने वाला इसलिए है क्योंकि इस समय हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, एक ऐसा राज्य जहां पर किसानों की राजनीति चलती है, जहां पर किसानों की अहमियत रहती है और जहां पर किसान वोटर्स हार और जीत तय करने का भी दमखम रखते हैं। अब बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि किसानों में जमीन पर आक्रोश है। 3 कृषि कानूनों की वजह से अविश्वास की एक खाई खड़ी हुई है। केंद्र ने एमएसपी बढ़ाकर और किसान निधि के जरिए गुस्से को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना का बयान जख्मों को हरा करने वाला माना जा रहा है। अब कंगना ने भले ही अपने बयान से यू टर्न ले लिया है, लेकिन विपक्ष को जो मुद्दा चाहिए था वो मिल चुका है। दिल्ली एम्स में 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। एम्स के सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और स्टूडेंट कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस दौरान सभी डिपार्टमेंट के कार्यों को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली एम्स हमेशा ही रोगियों की देखभाल को लेकर हमेशा आगे रहता है। अब इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली एम्स में 69वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली एम्स के सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एम्स अध्यक्ष एम श्रीनिवासन की मौजूदगी में 69वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के सबसे सफलतम अस्पतालों में दिल्ली एम्स का नाम शुमार है। इलाज और मरीजों की सहूलियत को लेकर एम्स में तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। दूर दराज से लोग बड़ी आशा के साथ मरीज को लेकर दिल्ली एम्स में आते हैं और इस संस्थान के भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति यहाँ काम करने वाले लोग हैं। देखिए, हमारे देश का जो एम्स है सर्वोच्च लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने वाला एक बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है और यहाँ से बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर, उसमें कम से कम पैसों में यार गरीब लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सेवा यहाँ से मिलती है। और खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने त्योहारों से पहले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम आतिशी ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने अनट्रेन मजदूरों को 18,000, सेमी ट्रेन मजदूरों को 19,000 और ट्रेन मजदूरों को 21,000 रूपए देने की घोषणा की है। श्रम मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी हमने सबसे ज्यादा की है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि अगर आप देश भर में न्यूनतम मजदूरी देखने जाएंगे तो दिल्ली सरकार में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी दी गई है। गरीब लोगों के शोषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को पहुँचाया है। बीजेपी ने हमेशा गरीब विरोधी काम किया है और इसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहली बार जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2016-17 में न्यूनतम
मजदूरी को बढ़ाने की बात की तो बीजेपी ने अपने उपराज्यपाल के जरिए हमें रोका। अब न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट से आदेश लेकर आई थी। दिल्ली सरकार में मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। दिल्ली सरकार लोगों को सम्मानित जीवन देती आई है। आने वाले 4 महीने में आपको सम्मान भरा जीवन मिले, इसकी कोशिश जारी रहेगी। इस दौरान सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक्सपो मार्ट में बुधवार से यूपी के सबसे बड़े ट्रेड शो का आगाज हो चुका है। यूपीआईटीसी 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन सीएम योगी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो गई है। 5 दिन तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में दुनिया यूपी के कारीगरों का हुनर देखेगी। बुधवार को नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश के 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि 6 एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं राज्य में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट कार्यरत हैं, जबकि 10 एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, जो इस साल शुरू हो जाएगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखकर लगा कि मैं दुनिया के सबसे विकसित देश में हूँ। नोएडा प्रदेश की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अविश्वसनीय रूप से कार्य कर रहे हैं। सत्ता के गलियारों से अब भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ये देखकर खुशी होती है कि वियतनाम आयोजन का सहयोगी देश है। ये देश की समृद्ध संस्कृति को देखने समझने का अवसर है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो कि नकली डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला चला रहे थे। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नकली कंपनियों से जुड़े पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड, 3 मोबाइल समेत सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नकली कंपनियों का संचालन करके अपने अपराध की कमाई विदेशों में भेजने की कोशिश की। बता दें, इस मामले में 12 सितंबर को इफ्सो स्पेशल सेल में एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि 9 सितंबर को पीड़िता को एक फोन आता है, जिसमें कॉलर खुद को मुंबई हवाई अड्डे टर्मिनल 2 के कस्टम ऑफिस का अधिकारी बताता है। कॉलर ने पीड़िता की पहचान की पुष्टि करने के बाद बताया कि कस्टम अधिकारियों ने 6 सितंबर को एक पार्सल पकड़ा, जिसमें 16 नकली पासपोर्ट, 58 एटीएम और 40 ग्राम MDMA थे। कॉलर ने ये भी दावा किया कि मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उसे आत्मसमर्पण करना होगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए नादिर शाह हत्याकांड की जांच की कड़ियों को पुलिस जैसे जैसे खोल रही है, वैसे वैसे नई कहानियों का पर्दाफाश हो रखा गया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुए नादिर शाह हत्याकांड की जांच की कड़ियों को पुलिस जैसे जैसे खोल रही है, वैसे वैसे नई कहानियों का पर्दाफाश हो रहा है। अब खबर आ रही है कि इस वारदात के तार दुबई में बैठे कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा से भी जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने कुणाल को नादिर शाह हत्याकांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसके लिए उसने कुणाल छाबड़ा को फोन कॉल किया था। कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा दुबई में रहता है और दिल्ली NCR समेत भारत में कई राज्यों में अवैध कॉल सेंटर चलाता है। कुणाल छाबड़ा के खिलाफ 2 केस में गैर जमानती वारंट जारी है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI भी कुणाल छाबड़ा के खिलाफ जांच में जुटी है। खबर है कि ग्रेटर कैलाश में जिस नादिर शाह की हत्या हुई थी, वो कुणाल छाबड़ा का करीबी और पार्टनर था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कुणाल से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। पैसा न देने पर कुणाल छाबड़ा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने कुणाल के पार्टनर नादिर शाह को मरवा दिया। कौशाम्बी जिले में सरकारी स्कूल के टीचर का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। संस्कृत के टीचर पर छात्राओं ने बैड टच का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की है। यूपी के कौशाम्बी जिले में सरकारी स्कूल के टीचर का मामला सामने आया है। संस्कृत के टीचर पर छात्राओं ने बैड टच का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आपको बता दें कि सैनी कोतवाली में छात्राओं के परिजनों ने तहरीर देते हुए बताया कि उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चों ने बताया कि संस्कृत के टीचर राजेश कुमार उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं।
और बैड टच करते हैं। टीचर किसी एक छात्रा के साथ नहीं बल्कि कई छात्राओं के साथ ऐसी हरकत करता है। छात्राओं ने इसकी शिकायत पहले हिम्मत करके महिला टीचर को कही, फिर घर जाकर माता पिता को बैड टच के बारे में बताकर स्कूल जाने से इनकार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ABS से नीरज उमराव प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और उन्होंने टीचरों और छात्राओं और अभिभावकों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। वहीं आरोपी टीचर राजेश कुमार ने बैड टच को साजिश बताया। उनका कहना था कि क्लास 5 के अलावा किसी भी क्लास में मेरे बारे में पूछ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को सिखाया पढ़ाया गया है। इधर झांसी में सियारों का आतंक जारी है। इस बार सियारों ने एक महिला पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। एक शिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है, क्योंकि इस जंगली शिकारी ने बनाया है एक महिला को अपना शिकार। तस्वीरें झांसी की हैं, जहां बीते कुछ दिनों से सियारों का आतंक जारी है। टहरौली तहसील क्षेत्र के ग्राम रनियारा, गाता और टोडी फतेहपुर में सियारों का आतंक जारी है। इससे पहले भी सियारों ने ग्रामीणों पर हमला बोला था, तो इस बार एक महिला पर हमला बोलकर सियारों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। 15-20 दिन पहले एक महिला के ऊपर एक सियार ने हमला कर दिया था, जिसका इलाज CSC बंगरा और ग्वालियर से चल रहा था। दौरान इलाज ही आज जो है महिला की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि 28 साल की महिला रजनी जब अपने खेतों पर जा रही थी, तभी सियार ने महिला के चेहरे पर हमला बोल दिया। इस हमले में रजनी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे वहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। सियार का डर इतना है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। इस दौरान इन सियारों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कातिल शिकारी पकड़ा नहीं गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। दरअसल गौरीकुंड के पास यात्रियों से भरी एक बेकाबू बोलेरो खाई में गिर जाती है। उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों में जुट गया। मिली जानकारी के मुताबिक वाहन में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी बोलेरो तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और वो बेकाबू होते हुए सीधे खाई में जा गिरी। जिला प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस, SDRF समेत कई टीमों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया। रेस्क्यू कर 13 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक शख्स की तलाश अभी भी जारी है। एक हिंदू संगठन ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह के मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने साजिश करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हिंदू सेना की ओर से अजमेर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक वाद दायर किया गया है। इसमें दरगाह को सर्वे करवाने के बाद फिर से हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि दरगाह में भगवान संकट मोचन महादेव को विराजमान किए जाने के और वहां हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उस स्थान पर दरगाह को गैर कानूनी बताते हुए दरगाह कमेटी के अनाधिकृत कब्जे को हटाने की भी मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह की जमीन पर पूर्व में भगवान शिव का मंदिर था, वहाँ पूजा पाठ और जलाभिषेक किया जाता था। दरगाह परिसर में एक जैन मंदिर होने का भी दावा किया गया है। याचिका में अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा द्वारा 1911 में लिखी गई एक पुस्तक का हवाला दिया गया है। साथ ही वहाँ एक तहखाना या गर्भगृह होने की बात भी कही गई है और कहा गया है कि वहाँ शिवलिंग था, जहाँ ब्राह्मण परिवार पूजा अर्चना करते थे। बता दें, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सख्त आपत्ति जताई है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये बता रहा है कि यहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। वो आए बाइक पर और एक शख्स का मोबाइल लेकर फरार हो गए। लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि जिसका ये मोबाइल छीना है वो कौन है, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बदमाशों ने जिस शख्स के साथ इस मोबाइल छीनने की हरकत को अंजाम दिया वो खुद एक पुलिसकर्मी है, जो मुरैना SP का स्टेनो भी है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी बाजार से आ रहा था, जिस दौरान उसके साथ ये वारदात हुई। वहीं ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अपने मोबाइल में देखता हुआ जा रहा था। बाइक पर बैठे 2 लुटेरे आए और उन्होंने इसके हाथ से ये मोबाइल छीन लिया।
लुटेरों को पल भर नहीं लगा मोबाइल छीनकर फरार होने में। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और डराने वाली भी, क्योंकि जिस तरह एक पुलिसकर्मी को भी इन बदमाशों ने नहीं छोड़ा, वो कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। देखा जा सकता है कि इस पुलिसकर्मी से जैसे ही मोबाइल छीना, ये पीछे भागा, लेकिन ये लुटेरे पलक झपकते ही फरार हो गए। वहीं अब इस मामले में पुलिस इनकी तलाश कर रही है, तो इस सीसीटीवी की मदद से इन आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। गुजरात के बोटाद में रेलवे ट्रैक पर रखे लोहे के बड़े टुकड़े से ट्रेन टकरा जाती है। इंजन बंद होने के कारण ट्रेन बेपटरी होने से बच गई। इस घटना के कारण ओखा भावनगर रूट पर 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। गुजरात में सूरत के बाद बोटाद में ट्रेन की पटरियों से छेड़छाड़ की गई। अज्ञात लोगों ने रात में ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन के रास्ते में ट्रैक पर 4 फीट लंबा लोहे का टुकड़ा रख दिया। बुधवार तड़के बोटाद से गुजरने के दौरान ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन इस टुकड़े से टकरा गई। टक्कर रखते ही इंजन बंद हो गया और इस कारण ट्रेन करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ, राणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक लोहे का टुकड़ा कुंडली गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया था। मामले की जांच की जा रही है। रेलवे ने दूसरे इंजन की मदद से ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। बीते दिनों देश के कई राज्यों में रेलवे पटरियों को निशाना बनाया गया है। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए रेलवे अब एनआईए की मदद लेने पर विचार कर रहा है। पिछले 18 सितंबर को मध्य प्रदेश में एक आर्मी स्पेशल ट्रेन के रूट पर 10 डेटोनेटर रखे गए थे। ये डेटोनेटर ट्रेन के आने से पहले फट गए। इसके अलावा यूपी के रामपुर में अराजक तत्वों ने रेल की पटरी पर टेलीफोन का खंभा रख दिया था। गुजरात के साबरकांठा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार की टक्कर ट्रक से हो जाती है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है, तो वहीं लोगों को इससे खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आसमान से जब बेहिसाब बारिश बरसी तो सामने ये डरा देने वाली तस्वीरें आईं। पुणे में लगातार हो रही बारिश के बाद क्या हाल है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। बारिश के बाद सड़कों पर मानो सैलाब बहने लगा। इन तस्वीरों को देखिए, एक शख्स अपना टेम्पो लेकर इस पानी के बीच से गुजरा तो पानी का बहाव इतना तेज था कि ये टेम्पो पीछे आने लगा, तो सड़कों पर कई फीट पानी के बीच गाड़ियां दौड़ने को मजबूर थी, जो किसी हादसे को भी अंजाम दे सकती थी। लोग संभल कर अपनी गाड़ी चला रहे थे, तो पानी लगातार लोगों को मानो चेतावनी दे रहा था। पुणे के कई इलाके लगातार हो रही बारिश के चलते पूरी तरह से जलमग्न हैं। घरों के बाहर पानी है, तो अगर कहीं जाना है तो इसी पानी से होकर गुजरना लोगों की मजबूरी है। बस से लेकर बाइक सब कुछ इस पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया, तो इस पानी के चलते सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। बता दें कि मौसम विभाग ने पुणे में रेड अलर्ट जारी किया था। तो लगातार हुई बारिश ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया, बल्कि इस बारिश ने उन्हें घरों में भी कैद रहने को मजबूर कर दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हो रहे हैं।